आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि हमने आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के इतिहास, जो कि एनसीईआरटी इतिहास है, उसे मैं कवर करूंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। कक्षा 11 के दूसरे चैप्टर, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। आज हम इसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। इसे भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और आज यह पहला पार्ट है। आज यह पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 11 इतिहास का दूसरा चैप्टर, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। साम्राज्य शब्द किसी राज्य की ओर संकेत कर रहे हैं। एक ऐसा राज्य जिसकी शासन व्यवस्था 3 महाद्वीपों में फैली हुई थी। तो ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसका शासन व्यवस्था या जिसका नियंत्रण 3 महाद्वीपों में था? तो ऐसा साम्राज्य रोम का साम्राज्य था। ऐसा साम्राज्य कौन था? रोम का साम्राज्य। ठीक, रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। अगर हम देखें तो रोम का साम्राज्य विस्तार देख लीजिए। रोम का साम्राज्य का विस्तार, हालांकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि रोम के साम्राज्य का विस्तार कहां कहां था। तो रोम के साम्राज्य का विस्तार में अगर देखें तो आधुनिक अधिकांश यूरोप, जो आधुनिक यूरोप है उसका अधिकांश भाग, पश्चिम एशिया का भाग, और उत्तरी अफ्रीका, यहां तक रोम का साम्राज्य फैला हुआ था। रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप हैं। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। इसी कारण इस चैप्टर का नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रखा गया, क्योंकि इन्हीं तीनों द्वीपों पर रोम का साम्राज्य था। इन्हीं तीनों द्वीपों पर रोम का साम्राज्य था। इसी कारण इस चैप्टर को रोम का 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कहा गया। ठीक, चलिए अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम रोम साम्राज्य का गठन कैसे हुआ था। रोम साम्राज्य का गठन कैसे हुआ था, इस पे हम चर्चा करेंगे। रोम साम्राज्य का गठन कैसे हुआ था, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद किन किन राजनीतिक शक्तियों ने इसका भाग्य बनाया, और कौन कौन से समूह इसके मजबूत स्तंभ थे, या कौन कौन से समूह इसके स्तंभ थे या शक्तिशाली समूह थे। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है
और इन्हीं प्रश्नों पर यह पूरा चैप्टर निर्भर है। तो जैसा कि हमने बताया कि रोम का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य था। वह अधिकांश यूरोप का हिस्सा, आज का पश्चिम एशिया का हिस्सा और उत्तरी अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोम का साम्राज्य। और इसी कारण इस चैप्टर का नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रखा गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो उनमें से था रोम साम्राज्य का गठन कैसे हुआ था, सर्वप्रथम इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद किन किन राजनीतिक शक्तियों ने इसका भाग बनाया, इसका भाग्य उदय किया, और कौन कौन से समूह इसके शक्तिशाली समूह थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम हम रोम का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। और जब हम किसी साम्राज्य की, किसी राज्य की, या किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, तो सर्वप्रथम हम उनके द्वारा उपलब्ध की गई जानकारियों के स्रोत पर प्रकाश डालते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रोम के इतिहास का स्रोत, रोम के इतिहास का स्रोत क्या था। इतिहास का स्रोत, रोम के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो रोम के इतिहास को जानने का स्रोत में निम्नलिखित, रोम के इतिहास को जानने के स्रोत में निम्न पॉइंट शामिल हैं। वह कौन कौन से पॉइंट है। सर्वप्रथम पहला पॉइंट तो है पाठ्य सामग्री। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है स्रोत में, वह है प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख या दस्तावेज। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, या जो तीसरा जो स्रोत का महत्वपूर्ण भाग है, वह है भौतिक अवशेष। वह है भौतिक अवशेष। रोम के इतिहास को जानने का यह स्रोत है। रोम के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। ठीक है, तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाठ्य सामग्री क्या है। पाठ्य सामग्री क्या है। हम तो यह जान लिए कि रोम के इतिहास के स्रोत में पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज या भौतिक अवशेष शामिल है, लेकिन पाठ्य सामग्री क्या है। पाठ्य सामग्री में समकालीन लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास, लिखा गया इतिहास जिसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं। जिसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं। इसे वर्ष वृत्तांत क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह प्रतिवर्ष लिखा जाता था। और इसमें क्या शामिल है? इसमें
क्या शामिल है, तो इसमें लिख लीजिए कि इसमें पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन इत्यादि शामिल है। ठीक। रोम के इतिहास के जानने के स्रोत में पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज या भौतिक प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष, ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं रोम के इतिहास को जानने के। और उनमें से पाठ्य सामग्री क्या है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाठ्य सामग्री समकालीन लोगों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं। वर्ष वृत्तांत इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष लिखा जाता था, इसी कारण इसे वर्ष वृत्तांत कहते हैं। और इनमें वर्ष वृत्तांत या पाठ्य सामग्री में कौन कौन से चीजें शामिल थी, तो पत्र, व्याख्यान और प्रवचन इत्यादि, यह सभी पाठ्य सामग्री में सम्मिलित थे। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा स्रोत प्रलेख या दस्तावेज। प्रलेख या दस्तावेज में क्या थे, इसमें उत्कीर्ण अभिलेख एवं पैपाइरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां शामिल थी। प्रलेख या दस्तावेज में इसमें उत्कीर्ण अभिलेख एवं पैपाइरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां शामिल थी। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि पैपाइरस क्या था, पैपाइरस क्या था, तो इसको लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है। पैपाइरस एक सरकंडा है जो नील नदी के किनारे उगा करता है। ठीक, प्रलेख या दस्तावेज में इसमें उत्कीर्ण अभिलेख एवं पैपाइरस, पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां शामिल थी। और जिनमें से पैपाइरस क्या था, हाँ, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैपाइरस से आप क्या समझते हैं। तो पैपाइरस एक सरकंडा है जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इसी में और आगे लिखना है लेकिन जगह नहीं है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक, चलिए। पैपाइरस। पैपाइरस एक सरकंडा पौधा है जो नील नदी के किनारे उगा करता है। ठीक, इतना तो हम जान लिए। अब आज के समय में भी पैपाइरस का प्रयोग किया जाता है। हजारों दस्तावेज, यूरोप में हजारों दस्तावेज जैसे संविदा पत्र, रंग चेंज कर देना चाहिए मार्कर का, लेकिन मार्कर चल नहीं रहा है। चलिए लिख लीजिए, संविदा पत्र, व्याख्यान पत्र, संवाद पत्र आदि। पैपायरा हजारों दस्तावेज जैसे संविदा पत्र, व्याख्यान पत्र, संवाद पत्र आदि को आज भी पैपायरस पेड़ के पत्तों पर लेख लिखा जाता है। इसे पैपायरोलॉजिस्ट या पैपायरस शास्त्री प्रकाशित करते हैं। ठीक है, ये पैपायरस एक सरकंडा है जो नील नदी के किनारे उगा करता है, और आज के समय में भी हजारों दस्तावेज जैसे संविदा पत्र, व्याख्यान पत्र, संवाद पत्र आदि को आज भी पैपायरस पेड़ के पत्तों पर लेख लिखा जाता है, और इसे पैपायरोलॉजिस्ट या पैपायरस शास्त्री प्रकाशित करते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं इसके भौतिक अवशेष पर। ठीक, अब तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या शामिल है? उत्खनन के दौरान या खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली हैं उन्हीं को हम उत्खनन के दौरान या खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली हैं उन्हें भौतिक अवशेष में शामिल करते हैं।
उन्हें भौतिक अवशेष में शामिल करते हैं। उन्हें भौतिक अवशेष में शामिल करते हैं, जैसे इमारतें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के इत्यादि। ठीक, भौतिक अवशेष क्या है? रोम के इतिहास के स्रोत में भौतिक अवशेष भी है, चूंकि पाठ्य सामग्री और प्रलेख या दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद इसकी भूमिका कम हो जाती है, फिर भी भौतिक अवशेष शामिल हैं रोम के इतिहास के जानने के स्रोत में। तो भौतिक अवशेष क्या है? भौतिक अवशेष उत्खनन के दौरान या खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली हैं उन्हें हम भौतिक अवशेष में शामिल करते हैं, जैसे इमारतें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के इत्यादि। इसे आप लोग चलिए ईसा मसीह के जन्म के 7 शताब्दी पूर्व, अर्थात 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 630 ईसा पूर्व के दशक के दौरान अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर 2 साम्राज्यों का शासन था, और ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। क्योंकि बड़े थे, बड़े साम्राज्य आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं व्यवहारिक रूप से। तो उनमें कौन से साम्राज्य शामिल थे जिनका शासन पश्चिम एशिया, अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक फैला था? तो उनमें रोम और ईरान 2 ऐसे साम्राज्य थे जो कि ईसा पूर्व के 7वीं शताब्दी तक, ईसा पूर्व के 7वीं शताब्दी या फिर कह सकते हैं कि 630 ईसा पूर्व दशक के दौरान इन्हीं दोनों साम्राज्यों का शासन पश्चिम एशिया, अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था, और यही दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। कौन से साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे? तो रोम और ईरान। रोम का साम्राज्य और ईरान का साम्राज्य। रोम का साम्राज्य और ईरान का साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, और दोनों साम्राज्य ईसा पूर्व के 7वीं शताब्दी अर्थात 630 ईसा पूर्व दशक के दौरान एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। अब इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे रोम साम्राज्य का गठन। रोम साम्राज्य का गठन। रोम साम्राज्य के गठन में हम देखें कि रोम साम्राज्य का गठन कैसे हुआ था। देखिए, 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक 27 ईसा पूर्व तक
रोम की शासन व्यवस्था गणतंत्रीय थी। गणतंत्रीय थी। ठीक। 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोम की शासन व्यवस्था गणतंत्रीय थी। उसके बाद 27 ईसा पूर्व में 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के पुत्र, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ने अपने पिता से सत्ता छीन ली। सत्ताईस ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने अपने पिता से सत्ता छीन ली। 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रोम की शासन व्यवस्था गणतंत्रीय थी और 27 ईसा पूर्व जब रोम का जो शासन व्यवस्था का जो प्रमुख था गणतंत्र शासन व्यवस्था का जूलियस सीजर, 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर रोम के गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का प्रमुख था और उसी दौरान उनके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने अपने पिता से सत्ता छीन ली। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि साम्राज्य का राजतंत्र, गणतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना कैसे की गई। ठीक। ऑक्टेवियन ने अपने पिता से सत्ता छीन ली। सत्ता छीनने के बाद ऑक्टेवियन ने रोम की गणतंत्र शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। रोम की गणतंत्र शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? रोम की गणतंत्र शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन या आगस्टस। ठीक। 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन आगस्टस के नाम से सत्ताईस ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन आगस्तस के नाम से राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की नींव डाली।
ठीक है, कि रोम की गणतंत्र शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? ऑक्टेवियन या रोम की गणतंत्र शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? ऑक्टेवियन या अगस्तस ने। उसके बाद 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन अगस्तस के नाम से राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की नींव डाली। इतना नोट कर लीजिए। तो अगस्टस ने राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन होगा? रोम का प्रथम सम्राट कौन होगा? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस होगा, क्योंकि अगस्टस या ऑक्टेवियन ने ही रोम की जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया था। उसको समाप्त करने के बाद ऑक्टेवियन या अगस्टस ने ही क्या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन होगा? अगस्टस होगा। ठीक है, देखिए रोम की जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, रोम की जो गणतंत्र शासन व्यवस्था थी वह उस पे सेनेट का अधिकार था। सेनेट क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है कि सेनेट क्या है। तो सेनेट इसका उत्तर लिख लीजिए कि सेनेट एक गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की निकाय थी। शासन व्यवस्था की निकाय थी, जिसमें अभिजात वर्ग का बोलबाला था। जिसमें अभिजात वर्ग का बोलबाला था। और इसकी सदस्यता, इसकी जो खास बात है कि इसकी सदस्यता जीवन भर रहती है। इसकी सदस्यता जीवन भर रहती है। जीवन भर रहती है। व्यवहारिक रूप से देखें कि सेनेट गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की ऐसी निकाय थी जिसमें अभिजात वर्ग, धनाढ्य लोगों का बोलबाला था और इसकी सदस्यता जीवन भर रहती थी। अगर हम देखें कि अभिजात वर्ग जो धनाढ्य वर्ग है वह सेनेट के माध्यम से ही गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की सरकार चलाते थे। और यही कारण था कि जो रोम की सेना थी वह सेनेट से घृणा करती थी। वह सेनेट से घृणा करती थी और सेनेट के जो लोग थे, सेनेट अर्थात अभिजात वर्गों का समूह, अभिजात वर्ग के जो लोग थे वह सेना से डरते थे। इतना आप लोग नोट कीजिए। ठीक, रोम साम्राज्य में सम्राट की परख कैसे की जाती थी कि कौन सा सम्राट अच्छा है, हाँ, कौन सा सम्राट बुरा है या निरंकुश है, तो इसकी पहचान कैसे की जाती थी? तो रोम साम्राज्य में सम्राटों की परख अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि रोम साम्राज्य में सम्राटों की परख
परख कैसे की जाए। तो देखिए, रोम साम्राज्य में सम्राटों की जो परख है वह इस बात पर निर्भर रहती थी कि जो सम्राट होते थे उनका व्यवहार सेनेट के प्रति कैसा है। उनका व्यवहार सेनेट के प्रति कैसा है। अगर सेनेट के प्रति उनका व्यवहार घृणापूर्ण, शत्रुतापूर्ण है तो वह सम्राट बुरा होता था। वह सम्राट कैसा होता था? वह सम्राट बुरा होता था। और अगर सम्राट का सेनेट के प्रति रवैया नरम और अच्छा था, सेनेट के प्रति सम्राट का व्यवहार अच्छा होता था, तो वह सम्राट उतना ही अच्छा सम्राट माना जाता था। यह सेनेट के प्रति सम्राटों की परख है। ठीक है। सेनेट के प्रति रोम साम्राज्य में सम्राटों की परख कैसे की जाती थी, इसके विषय में हमने चर्चा किया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो रोम साम्राज्य के 3 स्तंभ थे। रोम साम्राज्य के 3 स्तंभ थे। इसे नोट कर लीजिए और यही लास्ट भी है। इसके बाद इस पार्ट को समाप्त करेंगे इस वीडियो में। आज इतना ही कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो रोम साम्राज्य के 3 स्तंभ थे। 3 स्तंभ थे। वह तीनों स्तंभ कौन कौन से थे? तो पहला सम्राट, दूसरा सेनेट और तीसरा जो था वह सेना था। सम्राट, सेनेट और सेना, यह रोम साम्राज्य के 3 प्रमुख स्तंभ थे। सम्राट, सेनेट और सेना। देखिए, रोम की जो सेना होती थी वह व्यावसायिक सेना होती थी। रोम की सेना जो होती थी वह व्यावसायिक सेना होती थी, वह वेतन भोगी सेना होती थी। रोम में जो सेना रखी जाती थी वह वेतन पर रखी जाती थी। वह वेतन पर रखी जाती थी और 25 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्षों तक रोम साम्राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। यह रोम के सेना की विशेषता थी। कोई भी सम्राट उतना ही मजबूत होता था, कोई भी सम्राट कितना सफल होता था, इस बात का निर्भर सेना पर करता था। इस बात का निर्भर सेना पर करता था। क्योंकि रोम की जो सेना थी वह व्यावसायिक सेना थी, वह वेतनभोगी सेना थी। वह वेतनभोगी सेना थी। तो किसी भी सम्राट की सफलता का निर्भर सेना पर था। अगर कोई भी सम्राट अपनी सेना पर जितना नियंत्रण रखता था, वह सम्राट उतना ही सफल माना जाता था। वह सम्राट उतना ही सफल माना जाता था जो सम्राट अपनी सेना पर जितना अच्छा नियंत्रण रखता था। तो रोम साम्राज्य के 3 स्तंभ थे, सम्राट, सेनेट और सेना। यहां तक हमने चर्चा किया और यहां तक का कोई भी प्रश्न छूटा नहीं होगा। दूसरे पार्ट में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आज समय कम है, मुझे कहीं जाना भी है। ठीक है। तो रोम साम्राज्य के 3 स्तंभ थे, इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे।